नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। खबर जब बड़ी बनती है तो मुद्दा बन जाती है और उसका सरोकार अगर आपसे हो तो वो मुद्दा आपका होता है। 1 फरवरी 2024 देश की वित्त मंत्री देश का बजट पेश करने जा रही हैं और ये अंतरिम बजट है। और इस बजट में आज हम बात करेंगे खेती के लिए उस बजट में क्या होगा, खेती के लिए उपलब्धियां जो हैं वो भी गिनाई जाएंगी, साथ में जो अपेक्षाएं हैं उन पर भी बात होगी। और इन सारी बातों को करने के लिए हमारे साथ जो आज मेहमान हैं उन मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर अतनु पुरकायस्थ जो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं CIC, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रंजीत मेहता हैं, आप कार्यकारी निदेशक हैं PhD CCI के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा को सबसे पहले स्टूडियो से हम शुरू करते हैं। कुल मिलाकर 1 फरवरी 2024 को जहां तक बात खेती की होती है, खेती में मैं देखता हूं 4 स्टेप मोटे मोटे हैं। प्रोडक्शन है, उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो उसके भंडारण का है जिसको आप वेयर हाउसेस कहते हैं। तीसरा जो स्टेप है वो आप देखेंगे वैल्यू चेन में, वो प्रोसेसिंग का है। चौथा जो स्टेप है उसे आप देखेंगे तो ये विपणन का है, मार्केटिंग का है। और आप विपणन, ट्रेड और इन सब चीज़ों में आप जो है आपका चैम्बर और इन सब चीज़ों पर आप निगाह रखते हैं। खेती को लेकर के जो बजट पेश होने जा रहा है उसकी उपलब्धियां पिछले साल की और जो आपको भी लगता है, आपकी भी जो अपेक्षाएं हैं वे भी आप संसद टीवी के देश के दर्शकों के सामने रखें, हम चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कृषि जो खेती है हमारे इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना हम अपने बजट की परिकल्पना, इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि खेती से हमारे यहाँ आज भी 50% से ज़्यादा लोग खेती से जुड़े हुए हैं और ये हमारे देश के रोज़गार का एक प्रमुख साधन है। तो इसलिए सरकार की भी इसमें बड़ी प्राथमिकता रहती है हर बजट में कि खेती के ऊपर खास ध्यान दिया जाए। आपने बहुत अच्छी तरह से शुरू में ही इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से प्रोडक्शन में, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता पर हेक्टेयर, उस पर हमारा फोकस रहा है कुछ दिनों में। उसके लिए सबसे बड़ी बात है एक टेक्नोलॉजी में स्पेंड उसमें ज़्यादा रहना चाहिए। और दूसरा जो देश में सबसे बड़ी समस्या जो मैं आज देख रहा हूँ कि वो है, जिसको कई हद तक सरकार ने उसमें ख़ास ध्यान दिया है, वो है वेयर हाउसिंग का। और जब तक हमारे देश में, क्योंकि कई बार इतना प्रोडक्शन होता है, बम्पर प्रोडक्शन होता है कि वो जो है वेयर हाउसेस ना होने की वजह से अनाज कई जगह वेस्ट हो जाता है, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा अगर क्रिएट हो और उसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो लिंकेजेस हैं मार्केट के साथ, वो अगर अच्छी तरह से पूरा सीमलेस हो जाए तो उससे जो किसानों की उपज है, जो उनकी उत्पाद है, उसको अच्छी तरह विपणन तक ले जाया जा सके, मार्केट तक आप ले जा सकते हैं और किसानों का उसका अच्छा कीमत मिल सकता है। तो इस पे हमें उम्मीद है कि इस पे सरकार का खास फोकस रहेगा। और जो तीसरी मैं बात कहूँगा वो है एग्रीकल्चर क्रेडिट। बिल्कुल, किसानों के पास जो उपज होती है, सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम उसमें चलाई है, दैट वो है इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट्स। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास जो किसान की उपज होती है उसको वेयर हाउस में रख करके उस रिसीट से आप बैंक से कर्जा ले सकते हैं। तो इसकी भी लिमिट बढ़ानी चाहिए, इसमें एक स्मूथनेस आए तो वो बहुत अच्छा एक होगा। और हमें उम्मीद करते हैं कि R&D में बहुत इस बार एग्रीकल्चर में, जिससे कि नए नए जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए टेक्नोलॉजी के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि एग्रीकल्चर में किस तरह से नई टेक्नोलॉजी आए। और उसमें जो सबसे बड़ी जो मैं बात इसमें बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो किसान है, किसान का जो
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के विषय में ज्ञात कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो हमारा किस तरीके से एक क्लाइमेट चेंज पे फोकस रहा है। बाय 2020 सरकार ने जो कार्बन एमिशंस हैं उसको करीब 45% रिडक्शन की ऑलरेडी मिशन जारी है। तो उस सब में मैं समझता हूँ एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ कि ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाएं जिसमें कि मतलब देश को टिकाऊ और स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ हमारे साथ डॉक्टर अतनु जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर साहब, जो बात डॉक्टर रंजीत कह रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं। कई बार जब किसानों के साथ मैं भी बात करता हूं तो वो कहते हैं कि देखिए, प्रोडक्शन बढ़ाना ये हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। जब देश की आबादी जो है आज़ादी से लेकर अभी तक 4 गुना बढ़ी है और देश के किसानों ने प्रोडक्शन को 6 गुना तक बढ़ाया है, मतलब उसकी वजह से हम सरप्लस में आ गए, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, सारी बातें हैं। लेकिन फिर भी समस्याएं जो हैं वो एक सवाल बनी हुई हैं। उन सवालों को जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, क्या हम कुछ वैल्यू चेन के थ्रू हम उनको डील कर सकते हैं? हाँ, सर्टेनली। अब वैल्यू चेन जो है वही अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रह गया है, क्योंकि जो आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस होते हैं वो दाल चावल गेहूं, इससे ज्यादा मुनाफा नहीं आता है। आजकल के जमाने में हर आप देखेंगे तो हर फैमिली, चाहे वो लोअर इनकम से हो या हायर इनकम से हो, उनके पास अपने लेवल में डिस्पोजेबल इनकम होता है। और वहाँ पे अक्सर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा उनको घर के काम काज से भी रिलीफ मिले। तो इसके लिए एक बड़ी चीज है कि आप जो है आप प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स अगर आप लाएंगे तो घर में जो लेडीज होते हैं जो बाहर भी काम करते हैं, और अक्सर ऑलमोस्ट एवरी नेक्स्ट हाउस में आपको मिलेगा कि देयर इज अ वर्किंग वुमन, तो उसमें क्या है कि उस लेडी को फायदा होता है, उसको थोड़ा सा घर के जो काम के जो लोड होते हैं उससे उसको थोड़ा फायदा होता है। दे हैव द मनी, उनके पास पैसा होता है कि वो अपने लेवल में अपने जैसा वो प्रोसेस्ड फूड खरीद के उसको आप अपने बच्चों को, फैमिली को, बच्चों को खिला सकते हैं। तो प्रोसेसिंग जो है, तो प्रोसेसिंग का एक और बड़े मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि प्रोसेसिंग करने से आपका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। तो आप जो है जो आपका जो रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है, चाहे वो आपके सीरियल्स हो, चाहे पल्सेस हो, ये जो है, और या वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, इनका अगर प्रोसेसिंग करवा सकते हैं तो इनके शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, इनकी लॉन्जेविटी बढ़ जाता है, उनके अवेलेबिलिटी लोगों को मिल सकता है। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं कि आजकल गाँव में भी जो पैकेट फूड वगैरह बहुत मिलते हैं, आपके पोटैटो चिप्स मिलते हैं, आपके जूसेस मिलते हैं। 10 रुपए का जो मैंगो वाला जो जूस है आप देखते हैं कि सबको मिलता है। तो प्रोसेसिंग करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट सरकार को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये है कि जो प्रोसेसिंग जो है, ये प्रोसेसिंग प्लांट्स को जितना प्रोडक्शन सेंटर के पास लाया जाए उससे फार्मर्स को फायदा होगा, फार्मर्स के फैमिली को फायदा होगा, तो प्रोसेसिंग यूनिट को फायदा होगा। कैसे कि एक चीज तो ये है कि देखिए, हमारे जो फार्मिंग पॉपुलेशन है, जो फार्मर्स हैं, इनके जो है होल्डिंग साइज घट जा रहा है। बिल्कुल। तो अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट जो हाँ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि जैसे आप लीची ले लीजिए, अगर आपका सहारनपुर के पास अगर लीची प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए तो इवन छोटे छोटे जिनके पास 5-6 प्लांट्स हैं, वो भी जो है अपने लीची को टाइमली हार्वेस्ट करके उस प्रोसेसिंग यूनिट में ले जा सकते हैं। इससे जो है आपका लॉसेस कम होता है, फार्मर्स को, वो हॉर्टिकल्चर फार्मर को इनकम भी बढ़ेगा, और प्रोसेसिंग यूनिट को वो फ्रूट जो है कम दाम में मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ के सपोज वो जो प्रोसेसिंग यूनिट अगर आप वहां ना करके आप कहीं 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर रखते हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट भी जो है आपका खराब हो जाता है। तो प्रोसेसिंग अब जो है ना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन द एग्रीकल्चर and that is the only way how the income of the farmers can be increased.
क्योंकि रह गया आप एग्रीकल्चर के लैंड का साइज आप बढ़ा नहीं सकते हैं। बिल्कुल। आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो एग्रीकल्चर में भी आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो आपको जो है प्रोसेसिंग करेंगे तो तभी फार्मर का इनकम बढ़ सकता है। तो प्रोसेसिंग विल सर्टेनली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वेयर हाउस जो है वो भी जो है आपका फार्मर के जो प्रोडक्शन सेंटर है उसके पास हो। वेयर हाउस इनफैक्ट ज्यादातर वैसा ही है, पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया में तो प्रोडक्शन सेंटर के पास ही मतलब ये आपका वेयर हाउसिंग रखे हुए हैं। पर इसको अगर बाकी पार्ट ऑफ द कंट्री में भी किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेयर हाउसिंग को प्रोडक्शन सेंटर के पास ले जाए और उसी के आसपास जो है प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी लगाया जाए, इंसेंटिव्स दिया जाए कि जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो उस जगह पे आके अपना यूनिट लगाए, ताकि सबको फायदा हो, प्रोसेसिंग यूनिट वालों को फायदा हो, लॉसेस कम हो, फार्मर्स के जो है प्रोडक्शन मतलब उनको भी जो पैसा मिलेगा तो दे विल गेट एंथ्यूज, उनको बहुत अच्छा डॉक्टर खुशी अतनु, होगा। इसमें एक सप्लीमेंट्री सवाल और बचता है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये जो आपने वैल्यू चेन की बात की, ये वैल्यू चेन ठीक से काम करे, क्योंकि एक अकेला किसान कई बार जो है इतने बड़े इनिशिएटिव नहीं ले पाता है, चीज़ों में मशीनरी लगती है और भी कई चीज़ें लगती हैं। तो सरकार के जो इनिशिएटिव हैं कि एफपीसी है, एफपीओ है, फार्मर्स के ग्रुप्स बनाना है, ये इनिशिएटिव कितने कारगर साबित हो रहे हैं और होने की संभावना है? दैट्स व्हाट मैं यही कह रहा हूँ कि जिसे प्रोडक्शन सेंटर के पास ले चलना, जैसे मैंने लीची का एग्जांपल दिया, तो लीची आपके सहारनपुर में होता है, तो सहारनपुर में छोटे कोई किसी के पास 5-7 पेड़ होंगे, किसी के पास 100 पेड़ के हो सकते हैं। तो वो होगा क्या कि अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट उस जगह पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो फार्मर्स हुआ एंगेज इन लीची प्रोडक्शन, तो वो सब ऑटोमेटिकली एक ग्रुप में फॉर्म हो जाते हैं। तो उसके लिए फायदा होता है कि जैसे कि प्रोडक्शन सेंटर, जैसे कि जो प्रोसेसिंग यूनिट वाले हैं वो भी चाहेंगे कि उनको फ्रूट जो है अच्छे समय पे मिले, टाइमली मिले उनको। फिर एक फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते हैं और जो प्रोसेसिंग यूनिट जो इसको प्रोसेस करता है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है। इससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जो है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी वो फार्मर को प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि वो और अच्छा प्रोडक्शन करे, लॉसेस कम हो, डिसीज कम हो और टाइमली उसका हार्वेस्टिंग कर सके। ये सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो भी इजीली हो सके। तो ऑब्वियसली आप प्रोसेसिंग यूनिट के अगर आप प्रोडक्शन सेंटर के पास ले जाएंगे तो इट विल हेल्प ऑटोमेटिकली इम्प्रूव इन इंफॉर्मेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। मैं एक बार स्टूडियो की तरफ वापस आ रहा हूं और डॉक्टर रंजीत हमारे साथ हैं जो लगातार अपना इनपुट हमें दे रहे हैं। यहां पर एक बात डॉक्टर रंजीत आपने हमें कही थी कि आपके पास एक वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस में एक किसान अपना 50 क्विंटल आलू ले जा करके रखता है, उस आलू के बदले अगर उसे एक रसीद मिलती है, वो रसीद को ले जाकर बैंक में देता है, बैंक अगर उस रसीद के बिहाफ पर उसको एक निश्चित मात्रा में अमाउंट में उसे पैसा दे देता है, तो जो उसके आलू की खुदाई में, ढुलाई में और वहां पर लोड अनलोड में जो लगे थे उनकी लेबर वो तुरंत के तुरंत अगर चुकता कर सकता है, तो वो जो उसके आलू की कीमत सेम टाइम पर उसे बहुत कम मिल रही थी वो उससे बच जाएगा और वो उसे 2 महीने बाद अगर सेल करेगा तो जाहिर तौर पर उसके दाम उसे अच्छे मिलेंगे। लेकिन ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक रिसीट की बात कर रहे हैं या जिस तरह की भी रसीद की बात कर रहे हैं, मेरी जानकारी ये है कि ये अभी इको फ्रेंडली नहीं है किसानों के बीच में, इसका कोई इकोसिस्टम मैंने नहीं देखा है। ये कुछ जगहों पे चल रहा है। एक हमारी एजेंसी है WDRA, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उन्होंने जो है ये स्कीम पहले चलाई थी, बट इसको ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। कई ऐसी बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की, उसका जो एग्जीक्यूशन ऑन द फील्ड है, किसानों कि अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तब तक उसका और वो जब उस रसीद को लेकर जाता है तो बैंक में भी एक एटीएम की तरह से काम करता है, वो अपना खर्चा चला सकता है। जब वो उसकी कीमत बढ़ेगी, जब जिस टाइम वो सही टाइम होगा बेचने का, तब जो है वेयर हाउस से लेकर के वो डायरेक्ट उससे बेच सकता है, उसका मुनाफा भी ज़्यादा होगा, उससे किसान की इनकम बढ़ेगी और उसका जो फाइनेंशियल जो उसको लॉस हो रहा था वो भी नहीं होगा और उसके जो खर्चे जो हैं वो चलते जाएंगे। जो दूसरी एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, देश में एक बहुत बड़ा
कैंपेन और बहुत बड़ा मिशन हमारा देश है में चल रहा है, वो है बायोफ्यूल। अब बायोफ्यूल जनरेशन है, बायो एनर्जी है। किसान के कई वेस्ट ऐसे हैं, जैसे पंजाब में पराली की आप समस्या देखिए, जो दिल्ली में जिससे पोल्यूशन होता है, वो एक प्रॉब्लम है। तो आप देखिए गन्ने से है, की बात होती रही पराली की बात होती रही है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि इतनी पॉपुलर हो, इतने कम कीमत पे मिल जाए, जो कि जगह जगह ले जा करके उस टेक्नोलॉजी से एनर्जी अगर प्रोड्यूस की जाए। ये बायोफ्यूल ऑलरेडी हमने आपने देखा कि 15% उसको मिला सकते हैं पेट्रोल में। ये इसके लिए बहुत एक बायोफ्यूल पे हमारा मुहिम चल रही है। तो इससे क्या होगा, जो किसान का वेस्ट है वेस्ट टू वेल्थ में बदल जाएगा। वेस्ट से कैसे किसान वेल्थ की तरफ जाता है, उससे दो फायदे होंगे। एक तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, देश को एनर्जी मिलेगी, और तीसरी बात पोल्यूशन कम होगा क्योंकि वो क्लीन एनर्जी है। मैं बदायूं के पास में वहाँ उन्होंने एक बायोफ्यूल का एक प्लांट लगा है जी। वहाँ पर जो किसान हैं, अब चारों तरफ उन्होंने चारा उगाना शुरू कर दिया है। हाँ। जिसको आप एक तरह की खास तरह की घास है जो बहुत गन्ने की तरह लंबी चली जाती है, ठीक है, उस तरह की घास को उगाना शुरू कर दिया है। तो अब मैं देख रहा हूं कि वो चारों तरफ घास ही घास उग रही है। तो उसे वो लेकर जाते हैं, फिर कटिंग करते हैं, फिर लेकर जाते हैं। ये एक सिलसिला चल पड़ा है जी। उसमें देखिए, एक तो मेहनत कम है, दूसरी बात लागत कम है, और वो करके आपकी इनकम ज़्यादा है। तो ये एक तरीका बहुत कारगर है किसानों। और उससे आप देखिए, जो सर्कुलर इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है पूरा हो रहा है। और जो हमारे देश की एनर्जी नीड है, जिस तरीके से भारत आज विकास पथ पर जारी है, उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब एनर्जी में करूँ, दूसरा हमारा लक्ष्य है कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। जो देश जो है क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है। बाय 2030 हमारा 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है। वो टारगेट कहाँ से मीट होगा? वो टारगेट जिसमें बायोफ्यूल है, सोलर एनर्जी है, आपके विंड एनर्जी है, ये सारी जो है क्लीन एनर्जी जब हमारे पास होंगी तो ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम देश में क्रिएट होगा। इसमें कई एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसमें वो एंटर कर सकते हैं, जिसमें सरकार जो है इसके लिए एक प्रावधान रखे, जिसमें आउटले एक एक्सपेंडिचर हो, जिसमें कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि इससे जो है एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा हो, टेक्नोलॉजी देश में आए। कि टेक्नोलॉजी आज क्लीन टेक्नोलॉजीज दुनिया में कई जगह हैं, कई देशों में। तो उन टेक्नोलॉजीज को जो है इस देश में, हमारे भारतवर्ष में लाया जाए, भारत देश में लाया जाए, जिससे कि हमारे किसानों को फ़ायदा हो, हमारे उद्यमों को फ़ायदा हो, हमारे जो छोटे कारोबारी हैं, MSME जिसे हम कहते हैं, MSMEs को इसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो ये अगर हम इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे तो उसमें स्टार्टअप्स भी हमारे देश में, उनको इनोवेशन, क्योंकि इनोवेशन हमारे देश में इतना सारा हो रहा है, तो ये एक क्षेत्र जो है बनेगा जिसमें कि इनोवेशन की बहुत सारी उम्मीदें करी जा सकती हैं। अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप स्टार्टअप की बात करें, आज दुनिया में भारत जो है तीसरे नंबर में स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत के अंदर। अगर 2016 में जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत करी थी, उस टाइम देश में सिर्फ 400 स्टार्टअप थे रजिस्टर्ड। आज जब हम बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हमारे देश में हैं। 115 जो है यूनिकॉर्न इस देश में हो चुके हैं, जो कि पिछले कोविड के बाद बहुत सारे यूनिकॉर्न बने हैं। तो हर आज जो देश का युवा है वो एक जॉब सीकर नहीं बनना चाहता, वो एक जॉब क्रिएटर बनना चाहता है। तो वो एक इकोसिस्टम मेरे ख्याल से जो बना हुआ है देश में, ये एग्री सेक्टर में भी इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। डॉक्टर अतनु के तरफ फिर एक बार उधर जाना चाहिए और उनकी इसी विषय पर थोड़ा सा उनका जो ओपिनियन है उसे भी लेना चाहिए। जो एक बात है कि एक अपील पर 4000 जो स्टार्टअप हैं वो 1 लाख स्टार्टअप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस सब में डॉक्टर साहब, जो एग्री स्टार्टअप हैं उनको लेकर के आपका क्या नज़रिया है कि उनकी सीमाएं और संभावनाएं क्या हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छा सजेशन था कि स्टार्टअप्स जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए, और दे भी रहे हैं सरकार अपने तरफ से।
हाँ, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को उसको स्पेसिफिकली अगर उसका मतलब सरकार का ध्यान रहे और उसको अगर बढ़ावा दिया जाए तो काफी काम में आएगा। जैसे ये बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल के लिए हमें कोई घास उगाने की जरूरत नहीं है। हमारे चारों तरफ इनफैक्ट जो एग्रीकल्चर वेस्टेज जो है वो तो एक समय 30% था, आजकल मेरे ख्याल 20-25% तक है। तो बिल्कुल। ये जो वेस्टेजेस जो है इन्हीं के ऊपर अगर स्टार्टअप को एनकरेज किया जाए कि ठीक है, आप जो है एग्रीकल्चर वेस्ट जो हो रहा है, इनफैक्ट आप देखिएगा कि होटलों में खाना वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल। कैन भी ऐसा कोई स्टार्टअप हो जो कि इन चीजों को कलेक्ट करके इनको अगर इट कैन बी वेल, ये खाद भी बन सकता है। अगर ये स्टार्टअप इस तरह के स्टार्टअप्स के अगर सरकार उसको एनकरेज करे और उसके लिए स्पेशल फंडिंग स्कीम या कुछ सपोर्ट सिस्टम में सब्सिडी दे के रखें, तो मुझे लगता है कि इससे मतलब ओवरऑल वेस्टेज जो होता है वो काफी कम हो जाएगा। तो मेरा ख्याल इस चीज में एक मतलब सरकार का ध्यान अगर रहे कि एग्रीकल्चरल बेस्ड रॉ मटेरियल यूज करके जो स्टार्टअप्स अगर आए, अगर बने, तो उनको अगर एनकरेज किया जाए तो सर्टेनली ये आपके वेस्टेज कम करेंगे या आपके जो क्लीन एनर्जी वगैरह इसको मतलब इसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और आपका जो ओवरऑल इकोनॉमी में इसको फायदा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार और स्टूडियो की तरफ मैं आता हूं और हमारे साथ डॉक्टर रंजीत हैं। यहाँ पर एक बात है, चारों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है, सवाल उठाया जाता है और सवाल ये उठाया जाता है जो किसानों की आय से, आमदनी से जुड़ा हुआ सवाल होता है। सरकार के संकल्प में कोई दिक्कत नहीं दिखती है, सरकार के प्रयासों में कोई दिक्कत नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी समस्या पकड़ में नहीं आ रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें कि सरकार बहुत ही उनका लक्ष्य बहुत क्लियर है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली जो 3 बिल आए थे इसी बात को वो बिल जो है इससे एड्रेस किया था। जो किसान है उसकी जो प्रोड्यूस है, नंबर एक बात तो हमने कहा कि उसमें वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, और दूसरी बात किसान को ये आज़ादी हो कि अपने जो प्रोड्यूस है उसको मार्केट में, बिल्कुल यही उसूल है मार्केट का कि ओपन मार्केट है, मार्केट में कौन उससे खरीदेगा, कितने कीमत पे खरीदेगा, तो उसमें कोई मिडिल मैन जब तक कम नहीं होंगे इससे, तो किसान को डायरेक्ट उसका जब तक बेनिफिट नहीं आएगा, वो डायरेक्ट जो है हमारा इसमें कई चीज़ों का रोल है। एक तो जो गांव से जो अपना मार्केट है सब्जी या जो मार्केट है कृषि मार्केट है वहाँ तक ले जाने की क्या सुविधाएं हैं, और दूसरी बात वहाँ पे बिचौलियों को, मिडलमैन को हटाया जाए, डायरेक्ट उसके लिए कंपनीज खरीदें उन किसान के प्रोड्यूस को। वो एक तरीका है जिससे कि किसान की इनकम बढ़ती है। दूसरा एक तरीका है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें एग्रीकल्चर में, किसानों को एजुकेट किया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी, आप ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है आज के देश में, ड्रोन का यूज़ बहुत हो रहा है। आप देखिए कि विकसित देशों में ड्रोन का बहुत यूज़ हो रहा है। और जैसे कि हमारी जो ज़मीन है वो तो फिक्स है, लेकिन उसी ज़मीन में जितनी किसानों की ज़मीन है उसी ज़मीन में हम कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन करें, दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी पे हमें फोकस करना है। प्रोडक्टिविटी पे कैसे फोकस होगा, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, उसके लिए बजट रखना पड़ेगा, और नए नए लोगों को मोटिवेट किया जाए, इंस्पायर किया जाए कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी आए जिससे कि किसानों को फायदा हो, उनकी आय बढ़े, वो कम लागत लगा के मैक्सिमम वो बेनिफिट अपना प्रोड्यूस का ले सकें, उसको मार्केट तक पहुंचा सकें। इन सब चीज़ों में हमने देखा है जहां पे भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुआ है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है, तो वहां पे एफिशिएंसी आएगी और जो मिडिल मैन है वो मार्केट से हटेंगे। मतलब साफ है कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ना चाहिए, वेयर हाउसेस जो हैं उनको डिसेंट्रलाइज लेवल पर उनको एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर अतनु ने कहा, जब तक हम फूड प्रोसेसिंग में नहीं जाएंगे, वैल्यू चेन हम क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक किसानों को अच्छी आमदनी हम नहीं दे पाएंगे।
और जब आप प्रोसेसिंग में चले जाते हैं तो जाहिर तौर पर वो मार्केटिंग का पहला पड़ाव ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने अपना नज़रिया रखा, जो कृषि के बजट से जो उपलब्धियां, अपेक्षाएं ये सब रही हैं। और एक बात ज़रूर है जो यहाँ पर समझ में आती है कि जिस तरह से कई बार कुछ इंडस्ट्री के लेवल पर सरकार कुछ रेगुलेटरीज इस्टेब्लिश करती है, खेती के क्षेत्र में भी कोई एक ऐसी रेगुलेटरी का इस्टेब्लिश किया जाना, उस मैकेनिज्म का उसमें इंटरवेंशन होना ज़रूरी है, लगता है, जो खेती को रेगुलेट कर सके, खेती के ताकि उस दिशा में रेगुलेट कर सके ताकि किसानों की आमदनी वो बढ़े और उसमें जो बाधाएं हैं, जो बैरियर्स हैं, वो हटाए जा सके। फिलहाल आपका मुद्दा में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार।